प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने खंडित श्रेणी का एक क्वेश्चन लेकर के उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हुए प्रमाप विचलन की गणना के बारे में बात की थी। आज फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लूँगा। प्रमाप विचलन की गणना अखंडित श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज में आपको करनी हो तो आप किस तरह से करेंगे, तो देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। निम्न समंकों से प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और द्वितीय घात सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन ये ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन इस तरह से है। एज इन ईयर्स दे रखी है, लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लिख रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। आप जानते हैं कि वर्ग की जब आपको एक लिमिट दी जाती है तो वो सीरीज होती है संचयी श्रेणी। पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पर आपको एक ही लिमिट दे रखी है वर्ग की, दूसरी लिमिट नहीं दे रखी है, तो ये श्रेणी कैसी है? संचयी। तो जब भी आपको क्वेश्चन करना होगा, पहले आपको संचयी श्रेणी को साधारण श्रेणी में बदलना होगा। संचयी श्रेणी जब भी दी जाती है उसके साथ में जो आवृत्तियां होती हैं वो भी संचयी होती हैं। तो दो काम आपको पहले करने होंगे। संचयी श्रेणी को साधारण श्रेणी में बदलना होगा और दी गई संचयी आवृत्तियों से साधारण आवृत्तियां निकालनी होंगी। मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आप पहचानेंगे कि वर्ग की कौन सी लिमिट दी गई है। दो लिमिट होती ना, L1 और L2। आपको L1 दी गई है या L2 दी गई है। L1 दी गई तो L2 निकालनी पड़ेगी, L2 दी गई है तो L1 निकालनी पड़ेगी। आप पढ़ चुके हैं अंडर, लेस देन, बिलो, अप टू शब्द अगर लिखा है तो इसका मतलब वर्ग की L2 दी गई है। तो यहाँ कौन सा वर्ड काम में आ रहा है? लेस देन। लेस देन वर्ड काम में आया, इसका मतलब क्या दे रखी है? L2 दे रखी है, L1 निकालनी है। और L1 कैसे निकालेंगे? जो वर्ग विस्तार है उस वर्ग विस्तार I को प्रत्येक L2 में से घटा देंगे। घटाते जाएंगे तो L1 आ जाएगी। वर्ग विस्तार कितना है? 10, 10 का है। तो L2 तो एज इट इज़ मैंने लिख दी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब सभी में से वर्ग विस्तार I कितना? 10 है। 10, 10 घटा दीजिए तो L1 आ जाएगी। तो 10 में से 10 घटाया, देखिए 0, 20 में से 10 घटाया 10, 30 में से 10 घटाया 20, 40 में से घटाया तो 30 आ गया, 50 में से 40, 60 में से 50, 70 में से 10 घटाया तो 60 और 80 में से 10 घटाया तो 70। कहने का मतलब L2 दी गई थी, L1 निकालनी थी और L1 निकालने के लिए वर्ग विस्तार को प्रत्येक L2 में से घटा दिया। एक पॉइंट तो ये हो गया। सॉल्यूशन में आप देखिए एज इन ईयर्स आपने टेबल अपनी साधारण संचयी श्रेणी लिख दी है। जब भी संचयी श्रेणी होती है तो आवृत्तियां संचयी होती हैं। एक वर्ग की आवृत्ति में दूसरे वर्ग की आवृत्तियां जुड़ी हुई होती हैं। तो मुझे अब क्या करना है? साधारण आवृत्तियां निकालनी। क्वेश्चन में जो आवृत्तियां दी गई हैं वो संचयी हैं और साधारण निकालने के लिए तरीका आप जानते हैं। जिधर कम आवृत्ति होती है उस पहले वर्ग की तो वही लिख दूंगा। तो पहले आवृत्ति कितनी है? 15 है। तो पहले वर्ग की तो एज इट इज लिख दी। दूसरे वर्ग की आवृत्ति निकालने के लिए इससे पिछले वर्ग की आवृत्ति को उसमें से घटाएंगे। तो 30 में से 15 घटाया तो कितना हो गया? 15। तीसरे की संचयी आवृत्ति 53 है। इससे पहले वाले की आवृत्ति कितनी थी? 30 दे रखी थी संचयी आवृत्ति। तो 53 में से 30 घटाया तो 23 हो गया। फिर 75 है तो 75 में से 53 घटाए तो 22 हो गया। फिर 100 है, 100 में से 75 घटा दूंगा तो 25 आ गया। 110 में से आपने 100 घटाया तो 10 आ गया। 115 में से 110 घटाया तो 5 आ गया और 125 में से 115 घटाया तो 10 आ गया। सर्वप्रथम
जो सीरीज संचयी थी उससे साधारण वर्ग बना लिए और साधारण आवृत्तियां बना ली। ये अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि अगर अखंडित श्रेणी का प्रश्न है तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, मिड वैल्यू निकालनी होगी। मिड वैल्यू का मतलब L1 और L2 को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। तो देखिए, पहले वर्ग की L1 0, L2 10, 0 और 10 को जोड़ के 2 का भाग लगाया तो मिड वैल्यू 5 हो गई। फिर 10 और 20 को जोड़ा, 2 का भाग लगाया 15। फिर 20 और 25 को 30 को जोड़ा तो 25 आ गया। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ग की L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, तो मिड वैल्यू आ गई। मिड वैल्यू को x से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा हो गया खंडित श्रेणी का। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिड वैल्यू या x आ गया है और आवृत्तियाँ हैं। तो मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई। खंडित श्रेणी का प्रश्न है। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है तो हम हमेशा इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो सुविधाजनक होता है। तो अब आपको इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रमाप विचलन निकालना है। तो मिड वैल्यू या x में से किसी एक संख्या को कल्पित माध्य a मान के x में से उस a को घटाएंगे तो dx आएगा। फिर f और dx का गुणा करके f dx, और फिर f और dx को मल्टीप्लाई कर देंगे तो f dx स्क्वायर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि गुणन क्रिया को कम करने के लिए अखंडित श्रेणी में अगर वर्ग विस्तार कॉमन हो तो स्टेप डेविएशन मेथड भी काम में ले लेते हैं। आई जो वर्ग विस्तार सभी में कॉमन है तो उसका एक बार गुणा कर देते हैं और बाद में उसका को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा, मिड वैल्यू में से आपने सपोज 35 को a मान लिया, तो अब क्या करूँगा, x में से 35 घटाऊँगा सभी में से। 5 में से 35 घटाया -30, 15 में से घटाया -20, 25 में से घटाया -10, फिर 0, फिर 10, 20, 30 और 40 इस तरह से आ गया। चाहें तो स्टेप डेविएशन लें, नहीं तो हम डायरेक्ट ही f और dx का गुणा कर देंगे और f dx में एक बार dx का गुणा कर देंगे तो f dx स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं जो विचलन है dx, सभी में कॉमन संख्या i कितनी है, 10 है। 10 का भाग सभी में चला जाएगा। तो गुणन क्रिया को कम करने के लिए हम चाहें तो जो dx है उसमें भाग लगा देंगे 10 का। और अब इस कॉलम का नाम यहाँ नहीं लिखा है, आपको मैंने जो नोट्स दिए थे उसमें इस कॉलम का नाम फिर हम बदल देते हैं। नाम लिख देते हैं d-x। dx पहले का था, इसका कॉलम का नाम हो जाएगा d-x। तो 10 का भाग लगा दिया, 30 में लगाया तो 3 हो गया, 20 में लगाया तो 2 हो गया, फिर इस तरह से 1 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 आ गया। dx डिवाइडेड बाई 10, तो स्टेप डेविएशन का भाग दे करके आपने गणन क्रिया को कम कर लिया। अब f और dx का गुणा करना था, लेकिन f d'(x) का गुणा करेंगे तो f 15 है, -3, -45, फिर 15, -2, -30, 23, -1, फिर -23, 22 और 0, 0, 25 और 1, 25, 10 और 2, 20, 5 और 3, 15 और 10 और 4, 40। f d'(x) आ गया। f d'(x) में एक बार dx का फिर गुणा कर देंगे d'(x) का। तो f dx जो है, इससे पहले जो स्टेप डेविएशन की वैल्यू ली थी d'(x), उसका एक बार गुणा और कर दीजिए तो -3, -45, 135, -2, -30, 60 आ गया, -1 और 23, 23 हो गया, 0 और 0, 25 और 1, 25, 20 और 2, 40 हो गया, 15 और 3, 45 हो गया, 40 और 4 का गुणा हो गया 160। टोटल कर लिया नीचे, f d'(x) का टोटल +2 है, f d'(x) स्क्वायर का टोटल आ गया 488। फार्मूले में मान रखिएगा, सिग्मा इज इक्वल टू आई चाहे पहले लिख दें, जिसका भाग लिया लगाया था उसका गुणा करना पड़ेगा, आई
इनटू फार्मूला वही है, अंडर रूट समेशन, नाम सिर्फ बदल जाएगा, समेशन एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो आई विचलन कितना लिया था, 10 का भाग लगाया तो अब गुणा कर देता हूँ, 10 इंटू एफ डी डैश एक्स स्क्वायर 488 बटे एन आवृत्तियों का टोटल 125 माइनस एफ डी डैश एक्स 2 बटे 125 का होल स्क्वायर, और इसको आपने सॉल्व कर दिया तो ये सॉल्यूशन आ गया कितना, 19.76। आप चाहते तो ये स्टेप वाला जो कॉलम है वो नहीं बनाते, तो फार्मूले में भी आई को गुणा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उससे गुणन क्रिया आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि एफ में फिर गुणा किसका होगा, 30 का करेंगे। तो 15 और 30 का गुणा किया, सपोज 450 हो गया, फिर एक बार 450 में फिर आप 30 का गुणा करेंगे तो गुणन क्रिया बढ़ जाती है। उसको कम करने के लिए कॉमन संख्या का भाग दे दिया और बाद में सूत्र में उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे हमारे सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो हुआ प्रमाप विचलन। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रमाप विचलन का गुणांक भी निकालिएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तब तो आप जानते हैं सिग्मा अपॉन एक्स बार का भाग लगा देते हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछता है आपसे, अपकिरण का विचरण गुणांक पूछता है, तो आपने लिखा था कि दो श्रेणियों में तुलना या समानता स्थिरता की जांच करने के लिए हम उसको प्रतिशत में बदल लेते हैं, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो इस क्वेश्चन में अभी समांतर माध्य तो मैंने निकाला नहीं, क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट मेथड काम में लेते हैं प्रमाप विचलन के लिए तो समांतर माध्य की गणना की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, प्रमाप विचलन का गुणांक या विचरण गुणांक निकालना हो, तो फिर आपको एक्स बार निकालना होगा। तो एक्स बार के लिए अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, इस टेबल में जो वैल्यू है उन्हीं वैल्यू को लेकर के आप निकाल देंगे। फार्मूला आप जानते हैं एक्स बार का, तो देखिएगा एक्स कल्पित माध्य से जब आप लेते हैं समांतर माध्य और स्टेप डेविएशन मेथड काम में लेते हैं, क्योंकि विचलनों में हमने कॉमन संख्या का भाग दिया, तो समांतर माध्य का सूत्र आपने पढ़ा था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। समांतर माध्य के लिए ए एज्यूम्ड मीन कितना माना है आपने इस क्वेश्चन में, 35 प्लस एफ डी डैश एक्स 2 वैल्यू आई थी, एन 125 आवृत्तियों का योग, इनटू कर देते हैं आई पद विचलन जिसका आपने पहले भाग दिया था, 10 का भाग दिया था, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 35.16 समांतर माध्य। प्रश्न में आपसे कहता है कि विचरण गुणांक ज्ञात कीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए, मीन्स सी बी निकालिए। तो सी बी का सूत्र आप जानते हैं, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा निकाल चुके हैं 19.76 डिवाइडेड बाई एक्स बार 35.16 इंटू 100 कर दिया तो 56.2% आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इस क्वेश्चन में ही आपसे कहा है कि सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन निकालिए। जो प्रसरण है, वेरिएंस है, वो मैंने आपको बताया था, वो अपकिरण का द्वितीय घात कहलाता है। प्रथम घात कौन सा है, मीन डेविएशन। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन का जो फार्मूला था वो था सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा जो प्रमाप विचलन है उसका स्क्वायर कर देंगे तो प्रसरण या वेरिएंस आ जाएगा या सेकेंड मोमेंट आ जाएगा। तो चाहें तो हम यहाँ डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, प्रमाप विचलन मैंने निकाल रखा है कितना, 19.76, 19.76 का स्क्वायर कर दें, मीन्स 19.76 इंटू 19.76, तो वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी, वो आएगी 390.3744, जो सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन है। अगर आपको निकालना ही हो, कैलकुलेशन ही करनी है,
तो आप जानते हैं जो प्रमाप विचलन का सूत्र है, प्रमाप विचलन में हम पहले अंडर रूट लेते हैं और हमें वेरिएंस के लिए प्रमाप विचलन का स्क्वायर करना है, तो जो वर्गमूल का चिन्ह आप लगाते हैं वो चिन्ह अगर आप हटा दें तो जो वैल्यू आएगी वो वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी। कहने का मतलब प्रमाप विचलन के सूत्र का वर्ग कर दें तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, लेकिन अगर आई है, आई तो वर्गमूल के बाहर होता है तो आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन गया, आई का तो स्क्वायर होगा और जो प्रमाप विचलन का सूत्र था उसमें से मैंने वर्गमूल का साइन हटा दिया, एज इट इज सूत्र लिख दिया, समेशन एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। आई चूंकि वर्गमूल के बाहर होता है तो उसका तो स्क्वायर हो गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो इनटू एफ डी डैश एक्स स्क्वायर 488 निकाल रखा है बटे 125 माइनस एफ डी डैश एक्स 2 बटे 125 का होल स्क्वायर, और इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो 390.3744 आ जाएगा। और चाहें तो सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, एंड सिग्मा की वैल्यू लिखेंगे 19.76 का स्क्वायर और वो वैल्यू इतनी ही आ जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में संचयी श्रेणी आपको दी गई थी, उसको किस तरह से साधारण श्रेणी में बदला, संचयी आवृत्तियों को साधारण आवृत्तियों में किस तरह से बदला, और फिर आपने प्रमाप विचलन का गुणांक या विचरण गुणांक निकाला और वेरिएंस की गणना कैसे करते हैं, इसको जो थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको न्यूमेरिकल पार्ट में देखा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं बात करूँगा। थैंक यू।